दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रही है इसमें। मैं जिसका भी बीपी नापता हूँ, किसी का तो सही बता देता है, किसी का गलत बता देता है। गाइस आप देख सकते हैं, एक बीपी तो होता है सिस्टोलिक, एक होता है डिस्टोलिक। तो ये होता है पल्स रेट। तो ये डेट और टाइम बताता है। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ पेशेंट देखने के लिए। असल में बात ये हुई, जब मैंने उनका ड्रिप लगाई ना, तो ड्रिप लगाने के बाद जो बेचारे भट्टे पे काम करते हैं, जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, उन पे काम करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पैगनी ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आपके चेहरे पे मुस्कान यूं ही हमेशा सलामत रहे। दोस्तों नई दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। और मैं सुबह सुबह मस्त नहाकर अपने क्लिनिक पर आ चुका हूँ। तो क्लिनिक पर आने के बाद मैं जो है क्लिनिक पर खड़ा हूँ। अब सोच रहा हूँ कि क्लिनिक की थोड़ी सफाई कर लूँ। दोस्तों कमेंट पर कमेंट आ रही है, मेरे भाई का कमेंट आ रहा है। फिर कह रहे हैं भाईजान, जो मेरी वाइफ है उनका सिजेरियन हुआ था, उनके एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था। जब उनका ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के दौरान एक बच्चा हुआ था और उनके एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगने के दौरान उनके कमर में दर्द रहता है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट बताओ। तो दोस्तों मैं उसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, देसी इलाज आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों 100 ग्राम तो लेनी है कमरकंद। उसे देसी घी में भूनकर, सही तरीके से देसी घी में भूनकर अलग रख लो। फिर 3 सामान और लेने हैं, 3 चीजें और लेनी है। उसमें एक तो लेनी मीठी सुरंजान, अश्वगंधा और सफेद मूसली। ये तीनों चीजें लेनी है। और इन्हीं के बराबर खांड में जो है इनको मिलाना है। जितनी चीज आप ये ले ली, मतलब कि आपने 200 ग्राम ले ली, 200 ग्राम ही आपको खांड लेनी है। तो खांड में मिलाना है। और इसका सेवन करना है आपको दूध के साथ सुबह शाम। अगर गाय का दूध मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह कमर का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसको आजमा कर देखना। गाइस हल्का हल्का सूरज भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। कभी छुप जाता है, कभी निकल जाता है। और अब जो है हमें क्लिनिक की सफाई करनी है। आप सामने देख सकते हैं, कुछ दवाइयाँ तो इधर उधर पड़ी हुई है और कुछ दवाइयाँ सही लगी हुई है। तो जो दवाइयाँ इधर उधर पड़ी हुई है, उन दवाइयों को मैं सीधा कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दवाइयाँ इधर उधर पड़ी हुई है। इन दवाइयों को जो मैं सही तरीके से अब लगाता हूँ, क्योंकि दवाइयाँ अगर अच्छी तरीके से लगेगी और पेशेंट भी बाहर से देखेंगे डॉक्टर साहब क्लिनिक में सफाई रखते हैं या नहीं रखते हैं। और दवाइयों की हमें एक्सपायरी डेट भी देखनी पड़ेगी कि कौन सी दवाई एक्सपायर है, कौन सी एक्सपायर नहीं है। गाइस दवाइयों का अपने से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि दवाइयाँ कब बनी है और कब एक्सपायर है। क्योंकि किसी बच्चे को देनी है, किसी पेशेंट को देनी है, ये देख कर देनी है ना कि दवाइयाँ एक्सपायर तो नहीं हुई है। अगर हम एक्सपायर दवाई दे देंगे, वो बच्चा परेशान हो जाएगा, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी या किसी बड़े को प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम होने के बाद वो हमको पकड़ेगा, कहेगा डॉक्टर साहब आपने दवाई हमको एक्सपायर दी है। तो हमको एक्सपायर का भी ध्यान रखना पड़ता है और हमें विजिटेट का भी ध्यान रखना पड़ता है, सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये दवाइयाँ है और दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट जो आता है ना, बड़ी उम्मीद लेकर आता है। गाइस आपने देखा किस तरीके से मैंने क्लिनिक की सफाई की, और अच्छी तरीके से मैंने क्लिनिक की सफाई की। क्योंकि दोस्तों क्लिनिक की सफाई होनी चाहिए। सफाई होगी तो पेशेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएगी। कहेंगे कि डॉक्टर साहब है ज़्यादा सफाई रखते हैं, और हमें सफाई रखनी भी चाहिए। क्योंकि ये क्लिनिक है, कोई परचून की दुकान नहीं है। वैसे गाइस जो भी जहाँ रहता है, जहाँ खाता है, जहाँ पीता है, जहाँ रहता है, वहाँ सफाई रखता ही रखता है। जब मैंने परचून की दुकान बताई, कोई अच्छा आदमी हो तो परचून की दुकान में भी जो है साफ सफाई रखूंगा। गाइस जिन पेशेंट का कल ड्रिप लगाई थी, उन पेशेंट का फोन आया, डॉक्टर साहब जो आपने ड्रिप लगाई थी आराम तो बहुत ज्यादा है, पर दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ आपने कैनोला लगाया था उस कैनोलो में थोड़ी इचिंग हो रही है, थोड़ी खुजली हो रही है। आप आ जाइए और कैनोला हटा दीजिए। दोस्तों ये देखिए रही बीपी की मशीन, और ये बीपी की मशीन लेकर मैं पेशेंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रही है इसमें, मैं जिसका भी बीपी नापता हूँ, किसी का तो सही बता देता है, किसी का गलत बता देता है। आप ये मशीन देख सकते हैं, ये रही वो मशीन। इसमें मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से क्या प्रॉब्लम इसमें हो रही है। गाइस आप देख सकते हैं, एक बीपी तो होता है सिस्टोलिक, एक होता है डिस्टोलिक। तो ये होता है पल्स रेट। तो ये डेट और टाइम बताता है। आप देख सकते हैं, ये बताता है डेट और टाइम। ये सिस्टोलिक, ये ऊपर का बीपी बताता है, ये नीचे का बीपी बताता है। ये कभी कभी मशीन ये गड़बड़ करती है
कि नीचे का बीपी तो ऊपर बता देती है और ऊपर का नीचे बता देती है। ये गड़बड़ ये मशीन कर रही है। अगर ये गड़बड़ मशीन करेगी तो ये बताइए उन पेशेंट को देखने में मुझे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? किसी की पल्स हाई बता देती है, किसी की कम बता देती है। क्योंकि गाइज मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला, मैंने जैसे दूसरी मशीन में चेक करा तो उस मशीन में और कुछ बता रहा है, इस मशीन में और कुछ बता रहा है। तो मैंने हॉस्पिटल ले जाने के बाद चेक करा तो उसमें और कुछ बता रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो ये मशीन है ना, ये मशीन अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से मशीन अच्छी नहीं है। किसी को कुछ गड़बड़ बताती है, किसी को कुछ गड़बड़ बताती है। आप ये मशीन देख सकते हैं, ये मशीन बिल्कुल एक्यूरेट बीपी बताती है। क्योंकि हम जिसका बीपी नापते हैं नब्ज पकड़कर बीपी नापते हैं। अगर हम नब्ज पकड़कर बीपी नापेंगे तो नब्ज पकड़कर बीपी नापने में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे हम बीपी नापते हैं तो बीपी नापने में नब्ज पकड़ते हैं, नब्ज का सहारा लेते हैं और हाथ से जो है ये हाथ से बीपी नापते हैं। हाथ से बीपी नापने में और इस मशीन से बीपी नापने में दोस्तों धरती आसमान का फर्क है। चलिए चलते हैं, मैं इसी मशीन को लेकर चलता हूँ क्योंकि ये मशीन अब मेरी ठीक हो चुकी है। मैं इस मशीन को लेकर पड़ोत गया था, इस मशीन को पड़ोत ले जाने के बाद ये मशीन ठीक हो चुकी है और इस मशीन को ले जाकर मैं पेशेंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों चलिए चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए, मैं भी चलता हूँ पेशेंट देखने के लिए और आप भी चलिए, आप भी देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ पेशेंट देखने के लिए। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ पेशेंट देखने के लिए। पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत होगी, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। कैनुला में कोई दिक्कत थी। असल में बात ये हुई, जब मैंने उनका ड्रिप लगाई ना, तो ड्रिप लगाने के बाद जो बेचारे भट्टे पे काम करते हैं, जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, उन पे काम करते हैं। वो बेचारे गैल जो है ड्रिप लगवाने के बाद ईंट के भट्टे पे चले गए। मुझे लगता है कि ईंट पे भट्टे पे जाने के बाद जो उनके हाथ है, हाथ में ईचिंग होने लगी, दर्द होने लगा। तो चलिए चलते हैं, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम उनको हो रही है। दोस्तों चलिए चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं उन पेशेंट के पास आ चुका हूँ और आप उनका हाथ देख सकते हैं और ये वो नस है जिस नस में कैनुला लगा हुआ था। अब ये बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े मेहनती आदमी हैं। ये भट्टे पर गए हुए थे और भट्टे पर जाने के बाद जो कैनुला लगा हुआ था, उस कैनुला में दिक्कत हो गई, खिंचाव आ गया, नसों में खिंचाव आ गया कैनुला की वजह से। दोस्तों उनका मैं चेहरा दिखाता हूँ, ये है वो पेशेंट। दोस्तों करीबन 2 बज चुके हैं और लंच का भी टाइम हो चुका है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं खाना खाने के लिए, घर की ओर चलते हैं। और आप भी देखिए मैं किस रोड पर जा रहा हूँ, आप सामने देख सकते हैं। ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता जो आप ये रास्ता देख रहे हो, ये सीधा धनौरा सिल्वर नगर की ओर जा रहा है, जो कि मेरा गाँव है। और जो आप पीछे देख सकते हो जो ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है मेरे दोस्त ग्राम मुजफ्फरपुर पोस्ट की तरफ। दोस्तों चलिए चलते हैं घर की ओर। मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ और मस्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गाड़ी चलाऊंगा और गाड़ी चलाने के बाद मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैं खाना खाने के बाद अपने बेड पर आ चुका हूँ और बैठ चुका हूँ और लेटने की तैयारी है। दोस्तों पेशेंट देखता हूँ तो थक जाता हूँ और थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ। मैंने खाना खा लिया और मेरी भांजी आई हुई है तो उनके साथ थोड़ी मस्ती भी कर ली और मस्ती करने के बाद जो है अब थोड़ा जो है सोने का मन कर रहा है, थोड़ा लेट रहा हूँ। दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अपना छोटा भाई समझकर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।